स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी मैक्रो की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 11 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। शुरू करें फटाफट से। देखो चैप्टर का क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले तो ये समझो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फिर हम लोग आएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है हमारी करेंसी के अलावा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी भी अदर करेंसीज है वो सारी अदर करेंसीज हमारे लिए क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, दिरहम है, येन है, यूरो है, ये सारी जो अदर करेंसीज है ना, जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती है, ये सारी फॉरेन करेंसीज को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। और हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में दूसरी करेंसीज का रिजर्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती हैं, दुनिया के दूसरे देशों की जो करेंसीज हैं, उन करेंसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है, दिरहम है, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। समझ में आ गया। अब देखो याद रखना, इस चैप्टर में मैं हमेशा अलग अलग करेंसीज की बात नहीं कर सकती ना, कभी डॉलर की बात करूं, कभी यूरो की बात करूं, कभी पाउंड की बात करूं, पॉसिबल नहीं है। जब भी मैं यूएस डॉलर बोलूं ना, मतलब समझ आना मैं किसकी बात कर रही हूं, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रही हूं। मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जगह पर मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगी, यूएस डॉलर बोलूंगी। हमारे लिए यूएस डॉलर का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। समझ में आ गया। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि भाई अगर हमें यूएस डॉलर चाहिए तो उसके लिए हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। समझ रहे हो, मुझे अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो उसके लिए मुझे कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, कि एक यूएस डॉलर कितने का आता है, इसी रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब ये जो यूएस डॉलर है ना, इसे आप एक गुड की तरह समझो, जैसे इको में हम गुड्स की बात करते हैं, इसे भी आप एक कमोडिटी, एक गुड की तरह समझो कि अगर हमें मार्केट से एक यूएस डॉलर लेना है तो उसके लिए हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, इस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब समझ लो ये 1 यूएस डॉलर अगर हमें चाहिए तो हमें आज की डेट में 82 इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये जो रेशियो होता है ना, कि भाई दो कंट्रीज की करेंसी किस रेशियो में एक्सचेंज करी जा रही है, इसी रेशियो को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि यूएस डॉलर कितने का है, यूएस डॉलर की क्या प्राइस है। समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जितनी भी फॉरेन करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और अगर हमें एक यूएस डॉलर चाहिए तो हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, इस एक्सचेंज रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, ये दो मेथड से डिसाइड होती है। एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट है ये पहले से फिक्स होती है। और इस एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता है, इस एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार। सरकार बताती है कि एक यूएस डॉलर अगर लेना है तो हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट फिक्स होती है। लेकिन अगर ये एक्सचेंज रेट फिक्स ना हो, अगर सरकार इस एक्सचेंज रेट को डिसाइड ना करे, बल्कि ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड हो, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड हो। जैसे गुड्स के साथ में होता है, बहुत सारे गुड्स के साथ में होता है ना, वैसे ही गुड्स की तरह समझना यूएस डॉलर को भी। अगर मैं कहती हूँ कोई भी गुड की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हमेशा वो चीज क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। ऐसा ही होता है। या फिर ये ले लो, अगर कोई चीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा है तो अपने आप उस चीज की डिमांड कम होने लग जाती है। टमाटर महंगे हो गए, टमाटर की डिमांड अपने आप कम हो गई। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट होती है ये कैसे डिसाइड होती है, कि यूएस डॉलर की मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आ गया। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। जब ये यूएस डॉलर कितने का आएगा, कितने इंडियन रुपीस दे कि हमारे पास में एक यूएस डॉलर आए, ये जो रेट है ये कैसे डिसाइड हो, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड हो, इसे हम लोग बोल देते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसी का दूसरा नाम है फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। समझ में आ गया। और ये काम होता किस तरह से है, बहुत ध्यान से समझना। देखो कर्व पर समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या दिखाते हैं, यूएस डॉलर की डिमांड और सप्लाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर क्या है हमारे लिए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज है।
और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि एक यूएस डॉलर कितने का आता है, हम कितने इंडियन रुपीस दें कि हमें एक यूएस डॉलर मिले। अब देखो हम लोगों ने हमेशा देखा है जो डिमांड का कर्व कैसा होता है, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये डिमांड है, किसकी डिमांड है, यूएस डॉलर की डिमांड है, लोग यूएस डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। और सप्लाई का कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये सप्लाई है, किसकी सप्लाई है, यूएस डॉलर की सप्लाई है। समझ में आया, डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, डिमांड और सप्लाई के कर्व, वहीं पर हमारी रेट डिसाइड हो जाएगी। इसे मैं आर नाम दे देती हूँ। तो ये जो ओ से लेकर आर तक का आया है, ये ओ आर क्या है, हमारी रेट है कि हम कितने इंडियन रुपीस दें कि हमारे पास में एक यूएस डॉलर आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 यूएस डॉलर कितने रुपए के बराबर है, 80 रुपीस के बराबर है। अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो हमें 80 रुपीस देने पड़ेंगे। इस तरह से रेट डिसाइड होती है। समझ में आया, सारा खेल किसका है, डिमांड और सप्लाई का है। और इस तरह से जब रेट आती है, उसी रेट को बोला जाता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ये जो हमारे पास में रेट आई है ना यहाँ पर ओ आर, इसी ओ आर रेट को बोला जाता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो इसी को और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस डॉलर की डिमांड की बात करते हैं। हम लोगों ने दोनों चीजें देख ली, हम लोगों ने डिमांड भी देख लिया, हम लोगों ने सप्लाई भी देख लिया। इसी को और डिटेल में समझ लो। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यूएस डॉलर की डिमांड दिखा रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास में रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की यूएस डॉलर कितने का आता है। तो हमें पता है जो डिमांड वाला कर्व होता है वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। रीजन सिंपल सा है, हमेशा याद रखना, प्राइस के बीच में और किसी भी चीज के डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स बोले तो नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे गुड्स के केस में पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर यूएस डॉलर को भी क्या समझना है, गुड समझना है। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस को ही क्या बोला है, रेट बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर यूएस डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो यूएस डॉलर की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यूएस डॉलर सस्ता हो जाता है तो लोग यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे। नेगेटिव रिलेशन है। दिस इज द रीजन हमारा यूएस डॉलर का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ में आया। दूसरा कर्व कौन सा था, हमारा सप्लाई वाला कर्व था। वही एक्स एक्सिस पर हम हमारी सप्लाई दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज दिखा रहे हैं। अब हमें पता है प्राइस, नॉर्मल इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस को ही यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं। अगर यूएस डॉलर महंगा होगा तो यूएस डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर यूएस डॉलर सस्ता होगा तो यूएस डॉलर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशन है। दिस इज द रीजन कि जो सप्लाई वाला कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ में आ गई बातें। और जब ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था, तब हमें पता चलेगी कि भाई यूएस डॉलर कितने का आ रहा है, क्या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, क्या पार रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो वही है, एक्स एक्सिस पर हम डिमांड और सप्लाई दोनों बता रहे हैं फॉरेन करेंसी की, वाई एक्सिस पर हम हमारी रेट बता रहे हैं कि कितने इंडियन रुपीस दे कि हमारे पास में एक यूएस डॉलर आए। तो ये हमारा यूएस डॉलर का डिमांड है। क्या है, डिमांड है, किसकी डिमांड है, यूएस डॉलर की डिमांड है, फॉरेन करेंसी की। ये क्या है, यूएस डॉलर की सप्लाई है। मैंने बताया डिमांड कर्व इस तरह से बनता है, सप्लाई कर्व इस तरह से बनता है। जब ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं तो ये जो ओ आर आ रहा है, इसी ओ आर को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। कि भाई एक यूएस डॉलर कितने का आएगा, मैंने कहा 1 यूएस डॉलर जो है वो कितने का है, 80 रुपीस का है। एक यूएस डॉलर चाहिए तो हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे। दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, कुछ अलग अलग सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जरा ध्यान से देखना। इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेस टू OR1, क्या हो अगर ये रेट ऑफ एक्सचेंज हमारी इंक्रीज हो जाए। दोबारा देखना, ये हमारा क्या है, ये यूएस डॉलर की क्या है हमारे पास में, डिमांड है। ये हमारे पास में क्या है, यूएस डॉलर की सप्लाई है। मैंने कहा ये जो है ये हमारे पास में क्या आ रही है, यूएस डॉलर की रेट आ रही है कि एक यूएस डॉलर हमारे को कितने का पड़ता है, 80 रुपीस का पड़ता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया।
क्या हो अगर ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए, यूएस डॉलर महंगा हो जाए, अगर ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए, इको में अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो हमारा ग्राफ जो होता है, कर्व जो होता है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अभी ये 1 यूएस डॉलर कितने का मिल रहा है, हमें 80 रुपीज का मिल रहा है। मैंने कहा ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई, अब यही यूएस डॉलर, ये जो रेट है ये OR1 हो गई, O से लेकर R1 हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये जो सेम यूएस डॉलर है ये हमें मिल रहा है मान लो 90 रुपीज के अंदर। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, समझ में आया? हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR है। मैंने कहा मान लो ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज होके OR1 हो गई, अब सेम यूएस डॉलर हमें 90 रुपीज का मिल रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो इस सिचुएशन में अब हमारी ये है प्राइस, इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखो ये वाली जो लाइन है ये डिमांड और सप्लाई को कहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो ये डिमांड वाला कर्व है ना, ये जो OR1 वाली लाइन है, R1 वाली, ये डिमांड कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आया? और ये लाइन सप्लाई वाले कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये ले लो, ये जो N है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ON क्या है, डिमांड है, क्योंकि डिमांड वाले को यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, तो डिमांड तो है हमारे पास में ON, लेकिन सप्लाई वाले को यहाँ इंटरसेक्ट करा, सप्लाई हमारे पास में है OM। समझ में आया? मतलब ये कैसी सिचुएशन है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। डिमांड हमारे पास में ON है, ये डिमांड है, और ये हमारे पास में क्या है, सप्लाई है। मतलब यूएस डॉलर की सप्लाई ज्यादा है। अब आप यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स लगा के देखो, कभी भी अगर किसी गुड की सप्लाई ज्यादा होती है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड कम है, इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करता है, चीजों की प्राइसेस को गिरा देता है। ऐसा ही होता है ना, सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड नहीं करे, तो प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस को क्या कर देता है, गिरा देता है, ताकि डिमांड इंक्रीज होने लगे। सेम वही चीज यूएस डॉलर के साथ में होगी। यूएस डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो यूएस डॉलर सस्ता होने लग जाएगा, यूएस डॉलर की रेट कम होने लग जाएगी। तो जो रेट इंक्रीज हुई थी वो फिर से गिरने लगेगी, और रेट किसके इक्वल आ जाएगी, 1 यूएस डॉलर 80 रुपीज के बराबर आ जाएगी। यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, हमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगी। समझ में आ गया? वही यहाँ पर लिखा है, क्या हो अगर ये एक्सचेंज रेट कम हो जाए, अभी तो इंक्रीज हुई थी, क्या हो अगर ये एक्सचेंज रेट कम हो जाए। बहुत ध्यान से समझना। अगेन पेन चेंज करते हैं। मैंने कहा पहले ये थी एक्सचेंज रेट, अब ये एक्सचेंज रेट गिर गई, अब एक्सचेंज रेट हमारी कितनी हो चुकी है, R2 हो चुकी है। मान लो R2 हो गई। अब जरा इस पॉइंट के हिसाब से देखना, अगर हम R2 के हिसाब से देखें, मतलब पहले 1 यूएस डॉलर हमें कितने का मिल रहा था, 80 का मिल रहा था। आज वही यूएस डॉलर मैंने कहा मान लो सिर्फ 60 का हमें मिल रहा है, एक्सचेंज रेट गिर गई। तो ये वाला अब कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सप्लाई वाला कर्व है, सप्लाई वाले कर्व को N पर इंटरसेक्ट करा, और ये वाला जो कर्व है, डिमांड वाला कर्व है, डिमांड वाले कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, इसे मैं L का नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पर सप्लाई कितनी है, ON है, सप्लाई वाले कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट करा, तो ये सप्लाई है ON, ये क्या है, सप्लाई है। लेकिन इस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है, डिमांड वाले को यहाँ इंटरसेक्ट करा, ये O से लेकर L तक की क्या है, डिमांड है। अब यहाँ पर आप देखो यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है। नॉर्मल गुड की तरह सोच के देखो, अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है ना। वही सेम चीज यूएस डॉलर के साथ में होगी। यूएस डॉलर भी हमारा महंगा हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगी, ये रेट फिर से इंक्रीज होके किसके इक्वल आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ गई सारी बातें? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं। अब देखो हम 4 तरह की सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। क्या हो अगर यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, 2 सिचुएशंस। क्या हो अगर यूएस डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, 2 सिचुएशंस। तो ऐसे करके हमारे पास में 4 सिचुएशंस आती हैं। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अगर यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस पर वही हम यूएस डॉलर की डिमांड और सप्लाई दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज दिखा रहे हैं, प्राइस दिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये यूएस डॉलर की सप्लाई है, यहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये OR हमारी क्या आ रही थी, एक्सचेंज रेट आ रही थी। समझ में आया? मैंने कहा यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई। कभी भी अगर इको में कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। पहले डिमांड वाला कर्व ये था D, ये वाला कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर गया।
अब हमारा डिमांड का कर्व क्या है, D1 है। समझ में आया? अब डिमांड और सप्लाई कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सप्लाई वाला कर्व है येलो, ये पिंक वाला हमारा नया डिमांड का कर्व है, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सचेंज रेट हो गई OR1, मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। समझ में आया? अगर यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी तो हम लोगों ने प्लॉट करके देखा हमारी एक्सचेंज रेट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब जो यूएस डॉलर पहले हमें 70 में ही मिल जाता था, 70 क्या ये समझ लो 80 में ही मिल जाता था, वो यूएस डॉलर महंगा हो गया। आज सेम वही यूएस डॉलर हमें कितने में मिल रहा है, 90 रुपीस में मिल रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर यूएस डॉलर महंगा हो गया। वो यूएस डॉलर पहले 80 का मिलता था, अब हमें 90 का मिल रहा है। जब यूएस डॉलर महंगा होता है इसका मतलब जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, यानी कि जो हमारा इंडियन रुपी है, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। उल्टा होता है, जब यूएस डॉलर महंगा होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो सस्ती हो चुकी है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। खुद सोच के देखो, पहले एक यूएस डॉलर हमें 80 में मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर पाने के लिए हमें हमारे 90 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपी की तो वैल्यू गिर गई ना, और इसी को बोला जाता है डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। समझ में आया? तो पहली सिचुएशन क्या है, अगर यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी, कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो यूएस डॉलर महंगा हो जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गई, यूएस डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यू गिर गई है। इसी को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, अभी फिक्स्ड वाले पर नहीं आए। समझ में आ गया? मतलब वही एक यूएस डॉलर पाने के लिए पहले 80 दे रहे थे, अब हमें 90 रुपीस देने पड़ रहे हैं, ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, दैट इज करेंसी डेप्रिशिएशन। समझ में आया? सेकेंड सिचुएशन है डिक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ध्यान से देखना, मैंने कहा ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये यूएस डॉलर की सप्लाई है। पहले हमारी रेट क्या थी, OR थी। समझ में आया? यूएस डॉलर की डिमांड कम हो गई। कभी भी कोई चीज इंक्रीज होती है, कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, कभी भी कोई चीज डिक्रीज होती है, कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये डिमांड वाला कर्व हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। अब हमारा नया वाला डिमांड कर्व है D1। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी रेट हो चुकी है OR1, यानी कि रेट हमारी कम हो चुकी है। समझ में आया? पहले ये जो 1 यूएस डॉलर था वो हमें 80 रुपीस में मिल जाता था, अब समझ लो यही एक यूएस डॉलर हमें कितने में मिल जाता है, सिर्फ 60 रुपीस में ही मिल जाता है। तो यूएस डॉलर तो सस्ता हो गया, पहले एक यूएस डॉलर हमें 80 में मिलता था, आज वही यूएस डॉलर हमें सिर्फ 60 रुपीस में मिल जाता है। यूएस डॉलर तो सस्ता हो गया, लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, इंडियन रुपी है, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। उल्टा होता है, यूएस डॉलर सस्ता हुआ मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यूएस डॉलर अगर एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो यूएस डॉलर सस्ता हुआ तो इसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। वो यूएस डॉलर जो पहले 80 में आता था, आज वही यूएस डॉलर हमें 60 में मिल जाता है, मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसी को हम बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ गया? तो क्या समझाया मैंने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब यूएस डॉलर महंगा होता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जब यूएस डॉलर सस्ता होता है मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एप्रिशिएशन बोल देते हैं। समझ में आया? थर्ड सिचुएशन है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यूएस डॉलर की सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ध्यान से समझना, ये यूएस डॉलर की क्या है, डिमांड है, ये यूएस डॉलर की क्या है, सप्लाई है, ये हमारा एक्सचेंज रेट आ रही थी OR। समझ में आया? मैंने कहा सप्लाई इंक्रीज हो गई, कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, तो सप्लाई वाला कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अब नया सप्लाई कर्व कौन सा है हमारे पास में, S1 है। तो S1 और डिमांड अब कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E' पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सचेंज रेट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। पहले जो यूएस डॉलर हमें कितने में मिलता था, 80 में मिलता था, आज समझ लो वही यूएस डॉलर हमें कितने में मिल जाता है, सिर्फ 60 में मिल जाता है। यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो गई लेकिन हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। उल्टा होता है, क्या बोलेंगे, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ गया? और लास्ट सिचुएशन है, अगर यूएस डॉलर की सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है तो क्या होगा।
तो पहले ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी, एक्सचेंज रेट हमारी OR थी, सप्लाई कम हो चुकी है, कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया, अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट हमारी इंक्रीज हो गई। पहले एक US$ हमें 80 रुपीज में मिल जाता था, आज सेम वही US$ महंगा हो गया है, हमें कितने में मिल रहा है, 90 में मिल रहा है। US$ महंगा हो गया, हमारे लिए बुरी बात है। पहले एक US$ पाने के लिए 80 रुपीज में काम चल जाता था, आज एक US$ पाने के लिए 90 रुपीज देने पड़ते हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। इसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ गई बातें, चारों सिचुएशंस क्लियर हैं। जब भी US$ की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, इसे हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर US$ की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब US$ सस्ता हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। उल्टा ले लो, अगर US$ की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब मार्केट में US$ ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर US$ की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, हम क्या बोलेंगे, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर US$ की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है, हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। उल्टा चलता है, US$ महंगा मतलब हमारी डेप्रिशिएशन, US$ सस्ता मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। करेक्ट है, चारों सिचुएशन समझ में आ गई। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्लियर है। अब देखो एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एप्रिशिएशन का मतलब है जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एप्रिशिएशन, और जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डेप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब है कि सेम वही US$ पाने के लिए अब हमें कम इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। डेप्रिशिएशन का मतलब है कि सेम वही US$ जो पहले 80 में आ रहा था, अब वही US$ हमें 100 रुपए में, 90 रुपीज में मिल रहा है, हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देने पड़ रहे हैं। एप्रिशिएशन कब हुआ, अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था, एप्रिशिएशन कब हुआ, जब US$ की डिमांड कम हुई और सप्लाई इंक्रीज हुई। दो सिचुएशंस में हुआ, US$ की डिमांड कम हुई और सप्लाई इंक्रीज हुई। डेप्रिशिएशन कब हुआ, जब US$ की डिमांड इंक्रीज हुई और सप्लाई कम हुई। समझ में आया, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, खुद सोच के देखो। एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है कि पहले 1 US$ हमें कितने में मिलता था, 80 रुपीज में मिलता था। एप्रिशिएशन मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, आज वही US$ हमें कम में मिल जाता है, हमें सिर्फ 60 रुपीज में ही मिल जाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो US वाला बंदा सोचेगा पहले इंडिया में एक US$ के अंदर हम 80 रुपीज का सामान खरीद सकते थे, अब इंडिया से एक US$ के अंदर हम सिर्फ 60 रुपीज का ही सामान खरीदते हैं, तो हमसे वो क्यों खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हमें US$ सस्ता लगने लग गया। वही डेप्रिशिएशन का क्या इंपैक्ट होगा, डेप्रिशिएशन मतलब है कि एक US$ पहले हमें 80 में मिल जाता था, आज वही US$ पाने के लिए हमें 90 रुपीज देने पड़ते हैं, 100 रुपीज देने पड़ते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। वो जो US वाला बंदा है वो सोचेगा पहले एक US$ में इंडिया से सिर्फ 80 रुपीज का सामान मिलता था, आज एक US$ में इंडिया से 90 रुपीज का, 100 रुपीज तक का सामान मिल सकता है, तो वो हमसे खरीदेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया, डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन करेक्ट है। आगे बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल समझ में आ गया, फ्लेक्सिबल में सारा का सारा काम किसका होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, जब ये एक्सचेंज रेट कि हम कितने इंडियन रुपीज दें कि हमारे पास में एक US$ आए, जब ये एक्सचेंज रेट हमारी गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है एक पर्टिकुलर लेवल पर, इसे बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। द गवर्नमेंट में सेट इट लेवल हायर or lower than the equilibrium exchange rate as determined by the market forces of demand and supply। हमारी सरकार चाहे तो, देखो मैंने कहा ये US$ की डिमांड है, ये US$ की सप्लाई है, जब दोनों इंटरसेक्ट करे तो ये OR क्या आ गई, हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ गई, पार रेट ऑफ एक्सचेंज आ गई। हमारी जो सरकार है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर इस एक्सचेंज रेट को ज्यादा भी डिसाइड कर सकती है, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आई थी उससे ज्यादा भी सेट कर सकती है, और जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आई है उससे कम भी सेट कर सकती है। समझ में आया, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही सेट करती है, गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा भी सेट कर सकती है और कम भी सेट कर सकती है। अब देखो क्या हो जब गवर्नमेंट इसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से हायर सेट कर दे, उस सिचुएशन में क्या होगा। मैंने कहा ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे,
OR क्या थी, हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट थी, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से जो निकल कर आती है। लेकिन हमारी सरकार ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर इस रेट को ज्यादा सेट कर दिया। ज्यादा सेट कर दिया इसका मतलब है कि पहले $1 हमें कितने में मिल जाता था, 80 रुपीज में मिल जाता था। आज अब वही $1 खरीदने के लिए हमें 90 रुपीज देने पड़ते हैं, 100 रुपीज देने पड़ते हैं। हमारी सरकार ने जानबूझकर इस रेट को ज्यादा सेट करा है। तो कहीं ना कहीं सोच के देखो, $1 तो महंगा हो गया, लेकिन हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू तो गिर गई। पहले $1 80 में मिल जाता था, अब $1 पाने के लिए हमें 90 रुपीज देने पड़ते हैं, 100 रुपीज देने पड़ते हैं। मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई, और इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन बोलते हैं ना। लेकिन यहां पर हम इसे डेप्रिशिएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन बोलेंगे। समझ में आया? जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, उसे हम लोगों ने डेप्रिशिएशन बोला। लेकिन जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारी गवर्नमेंट जानबूझकर इंटेंशनली एक्सचेंज रेट को हायर सेट करे ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाए, उसे हम डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, उसे हम क्या बोल देते हैं, डीवैल्यूएशन। इट मींस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली लोवर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर जानबूझकर हमारी सरकार ने हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराया है, तो इसे डेप्रिशिएशन ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन। डेप्रिशिएशन कौन से में हो रहा था, हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हो रहा था। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। पीछे हम लोगों ने देखा था, जब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, उसे हम लोगों ने डेप्रिशिएशन बोला। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब जानबूझकर हमारी गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है, एक्सचेंज रेट को हायर सेट करके, उसे बोला जाता है डीवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा दिमाग में रखना। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो डीवैल्यूएशन हो रहा है, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, ये $, की डिमांड है, ये $, की सप्लाई है। कायदे से हमारी एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से ये आनी चाहिए थी। हमारी गवर्नमेंट ने जानबूझकर इस एक्सचेंज रेट को हायर सेट करा है, OR1 सेट करा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। समझ में आ गई यहां तक मेरी बातें? तो यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब तो क्या था, पहले वाले का मतलब था कि $1 हमें कितने में मिल रहा था, 80 रुपीज में मिल रहा था। अभी वाले का मतलब है, ये समझ लो कि $1 पाने के लिए हमें कहीं ना कहीं 90 रुपीज, 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो इस लाइन के हिसाब से बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखना। ये जो हमारा R1 है, वो डिमांड वाले कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब डिमांड कितनी है, OM है। और सप्लाई वाले कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब OM डिमांड है और ON सप्लाई है। इस सिचुएशन के हिसाब से ये तो डिमांड है, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, सप्लाई है। सप्लाई ज्यादा है, जैसे मैंने पीछे बताया था। अब खुद सोच के देखो, अगर हमारे पास में यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, कभी भी अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो वो चीज सस्ती होने लग जाती है, यानी कि रेट गिरेगी, और रेट गिर के दोबारा किसके इक्वल आ जाएगी, OR के इक्वल आ जाएगी, पार रेट ऑफ एक्सचेंज के इक्वल आ जाएगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो इंटेंशनली इसे हायर सेट करा था ना, तो हमारी सरकार का जो पर्पस था इसे हायर सेट करने का, कहीं ना कहीं वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा अगर ये दोबारा से गिर के OR के इक्वल आ जाएगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह। लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इट वुड लीड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। नॉर्मली क्या होगा, एक्सचेंज रेट गिरेगी, दोबारा से OR के इक्वल आ जाएगी। हमारी गवर्नमेंट ने जानबूझकर डिवैल्यूएशन करा था, उसके पीछे सरकार का कोई मकसद था, कहीं ना कहीं वो मकसद ही लॉस्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए हमारी सरकार RBI को बोलेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगी कि ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ना $, की, इस सप्लाई को RBI तुम एब्जॉर्ब कर लो, तुम इंटरनेशनल मार्केट में $, की डिमांड करो और इस सप्लाई को परचेज कर लो, इस $, को परचेज कर लो। अगर तुम इसे परचेज कर लोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो रेट गिरती वो गिरेगी नहीं। समझ में आया मैंने क्या समझाया? गवर्नमेंट ने इसे हायर सेट करा, ये हमारे पास में डिमांड है, ये हमारे पास में सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। नॉर्मली जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट गिरने लगती है और रेट गिर के दोबारा से OR के इक्वल आ सकती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जानबूझकर रेट को हायर सेट करा है। ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट RBI को बोलेगी
कि तुम इस एक्स्ट्रा सप्लाई, इस यूएस डॉलर को क्या कर लो, परचेज कर लो। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल राइज। तो कहीं ना कहीं हमारे आरबीआई के पास में जो यूएस डॉलर का रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, करेक्ट है। अब देखो कई बार जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को हायर सेट करती है। उसके पीछे कुछ मकसद है। अगर हम हमारी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करेंगे कि पहले एक यूएस डॉलर हमें 70 में मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर पाने के लिए मान लो हमें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, जानबूझकर गवर्नमेंट ऐसा करती है, खुद की करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करती है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो यूएस वाला बंदा है ये सोचेगा पहले इंडिया से एक यूएस डॉलर में सिर्फ 70 का ही सामान मिलता था, आज इंडिया से एक यूएस डॉलर में 100 रुपए तक का सामान हमें मिल जाता है, तो ये तो खुश होकर हमसे खरीदेगा। ये हमसे खरीदेगा मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, यूएस डॉलर आता है। हमारे पास में बहुत सारा यूएस डॉलर आएगा, हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व इंक्रीज होगा और इसी रिजर्व से हम बहुत सारा असेंशियल चीजों का इंपोर्ट करेंगे, जो चीजें हम हमारी होम कंट्री में नहीं बना सकते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, ये देख के बाहर वाले जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो भी हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। समझ में आ गया। एक होता है व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या हो, जब ये एक्सचेंज रेट आरबीआई हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोअर सेट कर दे। मैंने कहा ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ओआर हमारे पास में क्या आ रही है, हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज आ रही है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। हमारी गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसे लोअर सेट करा, जानबूझकर क्या करा, इसे लोअर सेट करा। पहले ये यूएस डॉलर हमें कितने का मिल जाता था, मान लो 80 रुपीज का मिल जाता था, आज यही यूएस डॉलर हमें कितने का मिल रहा है, मान लो सिर्फ 60 रुपीज का ही मिल जाता है। जानबूझकर हमारी गवर्नमेंट ने इस एक्सचेंज रेट को लोअर सेट कर दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएस डॉलर तो सस्ता हो गया, लेकिन इंडियन रुपी की वैल्यू तो बढ़ गई कि पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें 80 देने पड़ते थे, आज एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें सिर्फ 60 ही देने पड़ते हैं, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रीवैल्यूएशन। क्या बोल देते हैं, रीवैल्यूएशन। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो हम लोगों ने क्या बोला था, एप्रिशिएशन। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब जानबूझकर डेलिबरेटली हमारी सरकार हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है, एक्सचेंज रेट को लोअर सेट करके, उसे हम एप्रिशिएशन ना बोलकर क्या बोल देते हैं, रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया। तो पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया था डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन के अंदर, अब डिफरेंस बता रही हूं एप्रिशिएशन और रिवैल्यूएशन के अंदर। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती है डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग, उसे हम एप्रिशिएशन बोलते हैं। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब जानबूझकर हमारी गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है, एक्सचेंज रेट को लोअर सेट करके, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रीवैल्यूएशन। समझ में आ गया। अब रीवैल्यूएशन का हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना, वही चीज बता रही हूं। ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये यूएस डॉलर की सप्लाई है, ये हमारे पास में रेट आ रही थी, ओआर क्या थी, हमारी एक्सचेंज रेट थी। हम लोगों ने क्या करा, सरकार ने इस रेट को कम सेट करा है, जानबूझकर लोअर सेट करा है। पहले एक यूएस डॉलर कितने में मिल जाता था, मान लो 80 में मिल जाता था, आज वही यूएस डॉलर बहुत सस्ते में मिल जाता है, 60 रुपीज में मिल जाता है। इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो R1 के हिसाब से सप्लाई वाले कर्व को ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सप्लाई है, और डिमांड वाले कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब सप्लाई कम है और डिमांड क्या है, ज्यादा है। मैंने कहा सप्लाई सिर्फ इतनी सी ही है और डिमांड ज्यादा है। नॉर्मली जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है, यानी कि यहाँ पर रेट इंक्रीज होगी। रेट इंक्रीज होकर दोबारा आर के इक्वल चल जाएगी, ओआर के इक्वल चल जाएगी, पार रेट ऑफ एक्सचेंज के इक्वल चल जाएगी। ऐसा ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझकर रिवैल्यूएशन करा है, ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि आरबीआई सप्लाई कम है ना यूएस डॉलर की, एक काम करो, तुम्हारे पास में जो इतना सारा यूएस डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है ना अपने गुल्लक में, उस गुल्लक से बहुत सारा यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दो, इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की तुम सप्लाई कर दो। तो आरबीआई अपने गुल्लक में से निकालकर इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। ये सप्लाई इंक्रीज होकर फिर से किसके इक्वल आ जाएगी, डिमांड के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरबीआई के पास में जो यूएस डॉलर का रिजर्व रखा है वो रिजर्व कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक सारी बातें, इंप्लीकेशन।
अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ही हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर पहले चला करता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता था, बहुत पहले चला करता था हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ये एक बहुत ही पुराना वेरिएंट है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, जो 1920 से भी पहले चला करता था। यहाँ पर हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर करेंसी को तोला जाता था गोल्ड की टर्म्स के अंदर, कि जैसे 1 पाउंड कितने के बराबर होता है, 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर होता है। एक यूएस डॉलर किसके बराबर होता है, 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर होता है। तो देखकर समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पाउंड महंगा है, यूएस डॉलर सस्ता है। तो अगर हमें 1 पाउंड लेना है तो हमें कहीं ना कहीं 2 यूएस डॉलर्स देने पड़ेंगे। समझ में आ गया ना। कुल मिला के हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू की बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, और उसके बाद में एक्सचेंज होता था। इसी को हम मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बोलते थे या फिर मिंट पारिटी भी बोलते थे। समझ में आया। इसके बाद में एक सिस्टम और आया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो ये भी वैसा ही है, हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पॉसिबल था। और एडजस्टमेंट भी कब पॉसिबल था, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एडजस्टमेंट अलाउ कर देता है एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया एडजस्टेबल पिक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही एक वेरिएंट है। यहाँ पर भी वही होता था, डिफरेंट करेंसीज वर रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। यहाँ पे क्या होता था, पहले जितनी भी करेंसीज होती थी, चाहे वो दिरहम है, चाहे वो येन है, चाहे वो इंडियन रुपी है, चाहे वो पाउंड है, सब करेंसीज को कन्वर्ट करते थे यूएस डॉलर के अंदर। सारी करेंसीज को बताया जाता था, तोला जाता था यूएस डॉलर के अंदर। हर करेंसी को कन्वर्ट करा यूएस डॉलर के अंदर, और फिर यूएस डॉलर को कन्वर्ट करा जाता था गोल्ड के अंदर। यूएस डॉलर को भी एक कॉमन वैल्यू दी जाती थी, उसे गोल्ड की टर्म्स में मेजर करा जाता था। मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम लोग, हर करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की टर्म्स में बताते थे। थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्टमेंट पॉसिबल था अगर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलाउ कर दे तो। अब ये सिस्टम भी नहीं चलता, 1977 के अंदर इस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। और कौन सा सिस्टम आया, हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हम लोगों ने शुरुआती में पढ़ा था। समझ में आ गया। सिर्फ रीडिंग लगा लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्लियर है। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट से देख लेते हैं। फिक्स्ड के अंदर एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करते हैं, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं। फिक्स्ड के अंदर मार्केट फोर्सेज और डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। फ्लेक्सिबल के अंदर सारा का सारा और मेन रोल किसका है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का। इंपैक्ट की बात करें तो याद करो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एप्रिसिएशन होता था और डेप्रिसिएशन होता था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एप्रिसिएशन की जगह रिवैल्यूएशन होता है, डेप्रिसिएशन की जगह पर क्या होता है, डीवैल्यूएशन। अभी पढ़ा था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सरकार को बहुत सारा यूएस डॉलर का अपने पास में रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार को अपने पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व रखना पड़ता था। स्पेक्यूलेशन की बात करें, स्पेक्यूलेशन मतलब होता है सट्टेबाजी, कि ऐसा होता है ना, कई बार यूएस डॉलर सस्ता हुआ तो खरीद के रख लिया, जब महंगा होगा तो उस यूएस डॉलर को बेच देंगे। ये चीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होती थी, बार बार चेंज नहीं होती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन स्पेक्यूलेशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल है। आज की डेट में रोज एक्सचेंज रेट चेंज होती है, तो लोग क्या करते हैं, जब भी फॉरेन करेंसी सस्ती होती है तो खरीद के रख लेते हैं, महंगी होती है तो उसे सेल करके पैसा कमाते हैं। समझ में आ गया। अब देखो एक और होता है हमारा सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल हम लोगों ने पढ़ लिया। फ्लेक्सिबल में क्या हुआ था, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हुआ था। फिक्स्ड पढ़ा, फिक्स्ड में क्या हुआ, फिक्स्ड में डिवैल्यूएशन हुआ और रिवैल्यूएशन हुआ। एक सिस्टम और होता है जिसका नाम होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों का क्या है, मिक्सचर है। Even when exchange rate is determined by the forces of demand and supply, sometimes the central bank यानी कि हमारा RBI intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of the desired limit. It is called managed floating. देखो flexible exchange rate system के अंदर जो exchange rate है वो कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। लेकिन फिर भी कई बार हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जो RBI है, वो इसमें इंटरफेयर करता है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो कंट्रोल के अंदर रहे, आउट ऑफ लिमिट ना जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज भी ना हो, बहुत ज्यादा डिक्रीज भी ना हो। इसे हम लोग बोल देते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग।
फ्लोटिंग। समझ में आ गया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझकर इंटरफेयर करता है ताकि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो आउट ऑफ लिमिट ना जाए, इसे हम बोल देते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। करेक्ट है, आ गई बातें समझ में। इट इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्हेन देयर इज ओकेजनल इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ओकेजनली इंटरफेयर करता है, याद रखना इसी का दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? डर्टी फ्लोटिंग। अब देखो, व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, अगर आरबीआई को एक्सचेंज रेट को कम करना है तो वो क्या करेगा इस सिस्टम के अंदर? ये हमारे पास में यूएस डॉलर की डिमांड है, ये यूएस डॉलर की सप्लाई है, ये हमारे पास में क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम के हिसाब से ये ओआर आ रही है हमारे पास में, पार रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर सेंट्रल बैंक को इस एक्सचेंज रेट को कम करना है तो इस सिचुएशन में पता है सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक के गुल्लक के अंदर बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व होता है, हमें पता है ना, सेंट्रल बैंक के पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व होता है। वो अपने इस रिजर्व में से बहुत सारा यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर देगा, बहुत सारा यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर देगा। अगर वो सप्लाई करेगा तो यूएस डॉलर की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारा सप्लाई वाला कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। अब कहां पर एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी? इस पॉइंट पर। तो देखो हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो लोअर हो गई या नहीं हो गई? तो इस तरह से अगर अदर चीजें कांस्टेंट है, जैसे ही सप्लाई इंक्रीज होगी एक्सचेंज रेट लोअर हो जाएगी। इसी को हम बोल देते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यूएस डॉलर सस्ता हो गया यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, दैट इज एप्रिशिएशन। When exchange rate needs to be raised, अगर आरबीआई को एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगा? तो ये हमारे पास में डिमांड है, ये हमारे पास में सप्लाई है, ये एक्सचेंज रेट है। इस सिचुएशन में आरबीआई बहुत सारे यूएस डॉलर की डिमांड करेगा, आरबीआई बहुत सारे यूएस डॉलर की डिमांड करने लग जाएगा, तो डिमांड वाला कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। अब एक्सचेंज रेट ये होगी तो एक्सचेंज रेट अपने आप क्या हो चुकी है? हायर सेट हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में हमारा सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर की डिमांड करने लग जाएगा। सारी चीजें कांस्टेंट है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड वाला कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा और हमारी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी, यूएस डॉलर महंगा हो जाएगा। इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डेप्रिशिएशन। तो ये मिक्सचर है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ओकेजनली हमारा आरबीआई इंटरफेयर करता है। तो ये क्या है? मिक्सचर है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। समझ में आ गया? अब देखो बात कर लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। मार्केट फोर्सेस और डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। तो सरकार अगर रेट डिसाइड करेगी मतलब मार्केट में अपने आप स्टेबिलिटी रहेगी, रेट बार बार चेंज नहीं हो रही है, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री में खुलकर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि हम रेट को लेकर बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई रेट यही है, रेट बार बार चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर कंट्री में स्टेबिलिटी रहेगी, इन्वेस्टर्स आराम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। अगर एक्सचेंज रेट फिक्स होगी तो हम लोग खुलकर आराम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी तरह के कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। अगर ये एक्सचेंज रेट पहले से फिक्स होगी तो हमारी सरकार भी आराम से स्टेबल फिस्कल पॉलिसीज बना सकती है, हमारा आरबीआई भी आराम से स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसीज बना सकता है, पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज बना सकता है। फोर्थ है डीवैल्यूएशन इंक्रीजेस फॉरेन मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी सरकार जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराती है नहीं गिराती है। ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये सप्लाई है, ये हमारे पास में रेट आ रही है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि कई बार जानबूझकर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को हायर सेट कर देती है कि पहले जो यूएस डॉलर हमें 80 में मिल रहा था आज वही यूएस डॉलर हमें 100 रुपए में मिलेगा। ऐसा करने से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि यूएस डॉलर वाला बंदा देखेगा पहले इंडिया से एक यूएस डॉलर में 80 रुपीज का ही सामान मिलता था, आज इंडिया से एक यूएस डॉलर में 100 रुपए तक का सामान मिल जाता है, तो वो हमसे परचेज करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। तो वही है, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक अच्छा खासा मार्केट मिल चुका है, वो खुलकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। कहीं ना कहीं हम महंगाई पर भी कंट्रोल करके रखते हैं, इन्फ्लेशन को भी चेक करते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी, सोच के देखो, अगर हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी तो ये यूएस वाला बंदा हमसे नहीं खरीदेगा ना, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन पर भी चेक कर सकते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से। समझ में आया?
लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा अपने पास में फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखना पड़ता है। पीछे मैंने आपको सिचुएशंस बताई थी ना कि इस यूएस डॉलर में से कभी हमारा आरबीआई पैसा निकालता है, कभी डालता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, फ्लेक्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे आरबीआई को बहुत सारा अपने पास में यूएस डॉलर का रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट होती है। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो हम ये मान के चलते हैं जब ये एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह, तभी कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कभी सरकार इसे ज्यादा सेट कर देती है, कभी कम सेट कर देती है, मतलब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, एक चीज और बताती हूँ, पीछे मैंने बताया था आपको डिफरेंस के अंदर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर स्पेक्यूलेशन पॉसिबल है। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि लोग क्या करते हैं, ये जो यूएस डॉलर है ना, इसे एक गुड की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, इसके अंदर ट्रेड करते हैं कि यूएस डॉलर सस्ता हुआ तब खरीद के रख लिया, जब यही यूएस डॉलर महंगा होगा तब इसे मार्केट में बेच के पैसा कमाएंगे। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा कोई स्पेक्यूलेशन पॉसिबल नहीं है। डिस्करेजेस वेंचर कैपिटल, इसका मतलब वही है कि हम लोग यूएस डॉलर के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यही होता है कि यूएस डॉलर 60 रुपए में मिल रहा है, खरीद के रख लिया, जब यही यूएस डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा तब इसे बेच के पैसा कमा लेंगे। ये चीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट, मैंने बताया ही था, जरूरी नहीं है जो सरकार है वो एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के बराबर ही सेट करे, कई बार ज्यादा भी सेट कर देती है, कई बार कम भी सेट कर देती है। पीछे देखा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, और हम ये मान के चलते हैं कंट्री में रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तभी होता है जब एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड हो, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड हो। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। समझ में आ गया? अब देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो बहुत ध्यान से समझ लो। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के डीमेरिट्स थे वही किसके मेरिट्स बन जाएंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को अपने पास में बहुत सारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इसका डीमेरिट था वो इसका मेरिट बन गया। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है वो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, बेस्ट है, कंट्री में इक्विलिब्रियम है, तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। लार्ज साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पर स्पेक्यूलेशन पॉसिबल है। लोग यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करने लगते हैं, यूएस डॉलर को एक गुड की तरह ट्रीट करते हैं, सस्ता होता है तो खरीद लेते हैं, महंगा होता है तो बेचते हैं, तो इस तरह के काम होते हैं। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे आरबीआई को अपने पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आरबीआई आराम से उस पैसे को दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकता है। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी, यहाँ पर लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो उस यूएस डॉलर को हम लोग यूज करेंगे असेंशियल चीजों का इंपोर्ट करने के लिए। समझ में आया? बहुत सारा यूएस डॉलर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पैसे से हम लोग असेंशियल चीजों का इंपोर्ट कर सकते हैं, अदर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और लास्ट है वेंचर कैपिटल, वही है जब हम यूएस डॉलर में पैसा लगाते हैं कि यूएस डॉलर 60 का था तो खरीद के रख लिया, जब यही यूएस डॉलर 100 रुपीज का होगा तब इसे बेच देंगे, इसे वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है, सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन यहाँ पर पॉसिबल है। डीमेरिट्स क्या है? मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अब देखो जो बड़ी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूएस वगैरह की बात कर रही हूँ, उनके साथ में सब ट्रेड करना चाहते हैं, हर कोई ट्रेड करना चाहता है, तो उन करेंसीज की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है, और जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, एक्सचेंज रेट हमेशा इंक्रीज होती है। तो जो बड़ी कंट्रीज हैं उनकी करेंसी की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। जो छोटी कंट्रीज है, पाकिस्तान वगैरह, उनसे कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, उनकी करेंसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, गिरती जाती है। तभी तो आप ये देख लो कि एक यूएस डॉलर हमें 80 रुपीज में मिलता है, हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी कम है, तो वीक कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट रहता है, कभी भी एक्सचेंज रेट चेंज हो सकती है। आज एक यूएस डॉलर 80 का मिल रहा है, कल हो सकता है यही यूएस डॉलर 82 का मिले, परसों हो सकता है यही यूएस डॉलर हमें 85 का मिले। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हमारी सरकार स्टेबल होके पॉलिसीज नहीं बना सकती, ना गवर्नमेंट स्टेबल फिस्कल पॉलिसीज बना सकती है, ना आरबीआई हमारा स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसीज बना सकता है, क्योंकि कंट्री में बार बार फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, एक्सचेंज रेट हमारी बार बार चेंज हो रही है।
बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोज रोज एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एक्सचेंज रेट हमारी चेंज होती जा रही है। और लास्ट है एक्सटर्नल शॉक्स, बार बार हमारी इकोनॉमी को अलग अलग तरह के शॉक्स मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कल तक एक यूएस डॉलर हमें 80 रुपीज में मिल जाता था, मान लो आज एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें 85 रुपीज देने पड़ते हैं। हम यूएस से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट्स करते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो गए, महंगे हो गए। पहले एक यूएस डॉलर 80 का मिल जाता था, आज एक यूएस डॉलर 85 का मिल रहा है, तो हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ेगा, सारे प्रोड्यूसर्स को सफर करना पड़ेगा जो चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बार बार हमारी इकोनॉमी को अलग अलग तरह के एक्सटर्नल शॉक्स फेस करने पड़ते हैं। समझ में आ गया? अब देखो ये जो फॉरेन करेंसी होती है इसकी हम क्यों डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, हम यूएस डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, हमें यूएस डॉलर क्यों चाहिए होता है। देखो पहली बात तो दिमाग में फिट कर लो, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है वो सारे किस में होते हैं, यूएस डॉलर में होते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट करा, हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज को सेल करा तो हमारे पास में यूएस डॉलर आएगा। अगर हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमें भी उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, हम पेमेंट भी किस में करते हैं, यूएस डॉलर में करते हैं। अगर हम दूसरी कंट्री को कोई डोनेशन दे रहे हैं तो डोनेशन भी किस में देंगे, यूएस डॉलर में देंगे। दूसरी कंट्री हमें डोनेशन दे रही है तो वो भी किस में देगी, यूएस डॉलर में देगी। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो मोस्टली किस में होते हैं, यूएस डॉलर में। नंबर 1 हमें यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम क्यों डिमांड करते हैं, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर हमने कोई लोन ले रखा था दूसरी कंट्री से, इंटरनेशनल लोन ले रखा था, उस लोन को हमें रीपे करना है तो इंडियन रुपीज में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, यूएस डॉलर में करेंगे। दैट्स व्हाई वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है, यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कनाडा में, जापान में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम इंडियन रुपी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वी नीड यूएस डॉलर। अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट हम किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में, यूएस डॉलर में। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम अब्रॉड घूमने गए हैं, टूरिज्म के लिए गए हैं, ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, तो वहां पर जाकर भी खर्चा करेंगे। खर्चा करने के लिए भी व्हाट वी नीड, यूएस डॉलर, यानी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज का कार्ड चाहिए होता है। फिफ्थ है ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर हमें दूसरी कंट्री को कोई डोनेशन देने हैं, ग्रांट्स देने हैं, तो वो भी हम इंडियन रुपीज में नहीं देंगे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी में ही दे सकते हैं, दैट इज यूएस डॉलर। पेमेंट ऑफ इनकम, अगर हम दूसरी कंट्री की फैक्टर सर्विसेज यूज में ले रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री का हम लैंड यूज कर रहे हैं या फिर उन्होंने हमारी कंट्री में कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है, वो हमें अपनी एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज दे रहे हैं, अगर हम उनकी फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें उन्हें रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, सैलरी वेजेस देनी पड़ेंगी। ये सारे काम हम किस में करेंगे, यूएस डॉलर के अंदर। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, जो पीछे मैंने बताया था, यूएस डॉलर सस्ता हुआ तो खरीद लिया, महंगा होगा तब बेच देंगे, तो ये सारे काम करने के लिए भी हमें यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। सेम ऐसे ही यूएस डॉलर की सप्लाई कहां से होती है, हमारे पास में ये यूएस डॉलर आता कैसे है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सामने वाली कंट्री हमें पेमेंट करती है, हमारे पास में क्या आता है, यूएस डॉलर आता है, फॉरेन करेंसी आती है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो वो भी इंडियन रुपी में तो नहीं करेंगी पैसा इन्वेस्ट, हमारे पास में क्या आएगा, यूएस डॉलर आएगा। जब दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो भी अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, यूएस डॉलर लेकर आते हैं। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब दूसरी कंट्रीज हमें लोन देती हैं, यूएसए ने हमें लोन दिया, यूके ने हमें लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने हमें लोन दिया, तो वो भी लोन हमें किस में देते हैं, यूएस डॉलर में देते हैं, इससे भी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आती है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब कोई रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री को लोन देती है, ग्रांट्स और डोनेशंस देती है, कोई हेल्प देती है, तो भी हमारी कंट्री में क्या आता है, यूएस डॉलर आता है। इनकम रिसीट्स, अगर हम दूसरी कंट्रीज को हमारी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, हम उन्हें हमारा लैंड यूज करने दे रहे हैं, हमारी लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दे रहे हैं, उनकी कंट्री में हम कैपिटल लगा रहे हैं, तो वो भी तो हमें फैक्टर पेमेंट करेंगे, रेंट देंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, एम्प्लॉयर को उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे, इस तरह से वो भी हमें फैक्टर पेमेंट करेंगे, वो भी किस में आता है, यूएस डॉलर हमारे पास में आएगा। रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट,
मान लो कोई है कोई बंदा है, उसकी फैमिली यहाँ पर रहती है, लेकिन वो जो बच्चा है वो दूसरी कंट्री में रहता है। एक फैमिली है, फैमिली यहाँ रहती है इंडिया के अंदर, लेकिन ये जो बच्चा है ये अमेरिका में रहता है। ये अपनी फैमिली को खर्चे के लिए पैसे भिजवाता है। तो जब ये अपनी फैमिली को खर्चे के लिए पैसे भिजवाएगा तभी भी हमारे पास में क्या आएगा, यूएस डॉलर आएगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब है ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडियन रुपीस देके हम यूएस डॉलर ले सकते हैं, इंडियन रुपीस देके हम येन ले सकते हैं, इंडियन रुपीस देके हम पाउंड ले सकते हैं, दिरहम ले सकते हैं, यूरो ले सकते हैं। तो ये एक मार्केट है, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी के लिए मार्केट है, जहां पर हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। और कोई फिजिकल मार्केट नहीं है जैसे करोल बाग, सरोजनी मार्केट, इस तरह से कोई फिजिकल मार्केट नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 काम होते हैं। पहला होता है ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन और थर्ड होता है हेजिंग फंक्शन। देखो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो कोई चीज इंपोर्ट करनी है यूएस से इंपोर्ट करने के लिए व्हाट आई नीड इज यूएस डॉलर। मुझे यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आराम से अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा सकती हूँ। मैं इंडियन रुपीस दूंगी और यूएस डॉलर ले लूंगी। तो बेसिक काम जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का होता है वो यही होता है, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर। मैं इंडियन रुपीस देके यूएस डॉलर ले लूंगी, फिर मैं जिस भी चीज का इंपोर्ट करना चाहती हूँ वो इंपोर्ट कर सकती हूँ। एक होता है क्रेडिट फंक्शन। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है ये हमें लोन भी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली अगर हमें इंडियन रुपीस में लोन चाहिए तो वो हम हमारे बैंक से ले लेते हैं, लेकिन हमें लोन चाहिए यूएस डॉलर के अंदर, हमें लोन चाहिए येन के अंदर, हमें लोन चाहिए यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर। तो अगर हमें इंटरनेशनल करेंसी के अंदर लोन चाहिए ताकि हम असेंशियल चीजों का इंपोर्ट कर सके, रॉ मटेरियल या मशीनरी वगैरह का इंपोर्ट कर सके, तो ये लोन प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। और लास्ट होता है हेजिंग फंक्शन। देखो हेजिंग फंक्शन का मतलब है अभी इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है गुड्स के एक्सचेंज से रिलेटेड। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा है तब एक यूएस डॉलर कितने का मिल रहा होता है, 80 का मिल रहा होता है। अभी एग्रीमेंट साइन हो रहा है लेकिन हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि ठीक है अभी गुड्स का एक्सचेंज हो जाएगा, जो पेमेंट है वो हम आपको फ्यूचर में करेंगे और फ्यूचर में भी 3 महीने बाद में करेंगे। अब हो सकता है 3 महीने बाद में ये जो यूएस डॉलर है ये 80 की बजाय 100 रुपए का हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है ऐसा। अभी जब एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जब गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है तब एक यूएस डॉलर 80 में मिलता है, हम पेमेंट उन्हें 3 महीने बाद में करेंगे। 3 महीने बाद में हो सकता है 1 यूएस डॉलर हमें 100 का हो, है ना, 100 रुपीज में 1 यूएस डॉलर मिले। तो ऐसे में यूएस वाला बंदा बोल सकता है ना कि मैं पेमेंट इस रेट के हिसाब से लूंगा, इस रेट के हिसाब से नहीं लूंगा। इसके लिए होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन के अंदर एक्सचेंज रेट को लॉक कर दिया जाता है। लॉक इन द सेंस बोल दिया जाता है ठीक है भाई आज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, 1 यूएस डॉलर 80 का है, हम एक काम करते हैं पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि 3 महीने बाद में जो पेमेंट करेंगे तब पेमेंट किस रेट पर होगा। तो पहले से डिसाइड कर लिया, जब इंडिया 3 महीने बाद में पेमेंट करेगा ना यूएस को, तो रेट डिसाइड कर ली कि 1 यूएस डॉलर मान के चलो 90 रुपीज, हम 90 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब चाहे एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो, चाहे एक्सचेंज रेट 3 महीने बाद में डिक्रीज हो, हम लोगों ने एडवांस में हमारी रेट डिसाइड कर ली, इस रेट को लॉक कर लिया। इसे बोला जाता है हेजिंग फंक्शन, ताकि ये जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इस तरह के फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। समझ में आ गया। अब 2 छोटे छोटे से मार्केट्स बता देती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। देखो स्पॉट मार्केट हमेशा करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। अभी की अभी एग्रीमेंट हुआ है गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करने का, और अभी की अभी हम लोगों ने पेमेंट भी कर दी। कोई उधारी वाला काम नहीं है, डेली नेचर वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई फ्यूचर डिलीवरी नहीं है। अभी एग्रीमेंट हुआ, अभी के अभी सेटलमेंट हो गया, अभी के अभी पेमेंट कर दी, इसे बोलते हैं हम स्पॉट मार्केट। और यहाँ पर जो रेट डिसाइड होती है इस रेट को हम लोग बोल देते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। वही डिसाइड होती है कि भाई ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये सप्लाई है, ये रेट डिसाइड हो गई, क्या बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, अभी हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, गुड्स का एक्सचेंज अभी हो गया, उधार पर लिए हैं, पेमेंट 3 महीने बाद में करेंगे, 4 महीने बाद में करेंगे, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट।
और इस फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हम एडवांस में हमारी रेट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अभी जब गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है एक $1 80 में मिलता है, फ्यूचर में हो सकता है ये कितने का भी हो, लेकिन हम लोगों ने फ्यूचर की रेट पहले से डिसाइड कर ली कि हम इस रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब चाहे फ्यूचर में रेट 100 हो, 120 हो, चाहे 50 पे ही क्यों ना आ जाए, हम लोगों ने एडवांस में रेट डिसाइड कर ली। इससे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। Forward market for foreign exchange is that market which handles such transactions which are meant for future delivery। जब future delivery होती है, ट्रांजेक्शन अभी हो गया, एग्रीमेंट अभी साइन हो गया, लेकिन पैसे का लेन देन फ्यूचर के अंदर होगा। Such transactions are signed today। आज ये ट्रांजेक्शन साइन होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन कब होते हैं, किसी फ्यूचर डेट के अंदर होते हैं। सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी रेट होती है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होती है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। द एक्सचेंज रेट एट विच फ्यूचर ट्रांजेक्शंस विल टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आज जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तब $1 कितने का है, 80 रुपीज का है। हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि जब फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तब पेमेंट करेंगे $1 90 रुपीज के बराबर। इस हिसाब से पेमेंट करेंगे, चाहे फ्यूचर में रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। क्या बोलते हैं इस रेट को, कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। ऐसा क्यों करा जाता है, ताकि फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, इनसे बचा जा सके, किसी तरह के स्पेक्युलेटिव गेन्स भी हो सके, इसलिए सारे काम करे जाते हैं। समझ में आ गया। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हम लोगों ने वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारी चीजें कवर करी है। स्टिल अगर बहुत डिटेल में हर चीज का डेप्थ में मीनिंग जानना है, बहुत डिटेल में इस चैप्टर को कवर करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्रो की डिटेल्ड प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर कवर करा है, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई है, वहां से भी पढ़ सकते हो। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।